हेलो बच्चों, जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पावर पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आज उसी सीरीज में हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपको काफ़ी आपकी नॉलेज को बढ़ाएंगे और आपके प्रीवियस जो टॉपिक है जिस पे बेस्ड हमने टॉपिक किया वो भी क्लियर कर देंगे और साथ में मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैं कराने वाला हूँ वो ज़्यादातर एनसीईआरटी पे बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपका काम है क्वेश्चन भी नोट करते रहना और साथ में जो पढ़ाया जा रहा है उसको भी करना है। देखो, एक इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है। मैं ऐसे इस क्वेश्चन को बोल देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। एन इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन 100 मेगावाट ट्रांसमिट्स पावर टू अ डिस्टेंस लोड थ्रू लॉन्ग एंड थिन वायर्स। ठीक है, कोई पावर स्टेशन है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे मान लीजिए कोई पावर स्टेशन है, यहाँ से पावर को हम इस जगह तक लेके जाते हैं। ठीक है, हमने दो वायर्स यूज कर रखी हैं इस तरीके से, दो अलग अलग टाइप के, आप ऐसा सोच लो नेटवर्क है। तो कह रहे हैं कि एन इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन 100 मेगावाट ट्रांसमिट पावर टू अ डिस्टेंट लोड थ्रू लाइन एंड थिन केबल्स, विच ऑफ द टू मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन वुड रिजल्ट इन लेसर पावर वेस्टेज पावर ट्रांसमिशन। देखिए, जो पावर स्टेशन है, पावर स्टेशन के लिए उन्होंने बोला है कि ये 100 मेगावाट है। अब ये दो अलग अलग टाइप के कनेक्शंस आपको दिए हुए हैं, किसमें लेस पावर वेस्टेज होगा। ठीक है, अगर हम दो वायर यूज कर रहे हैं उनमें से किसमें से लेस पावर वेस्टेज होगा। एक बार हम जो फ्लो करवा रहे हैं 20,000 वोल्ट पे करवा रहे हैं और एक बार हम लोग 200 वोल्ट पे पावर का ट्रांसमिशन करा रहे हैं। देखिए, उसने हमसे क्वेश्चन कह दिया कि पावर ट्रांसमिशन कराना है। पावर ट्रांसमिशन आपको करवाना है एक बार 20,000 पोटेंशियल पे करवाना है और एक बार आपको 20,100 वोल्ट पे। तो कौन से वाले वायर में, सपोज इसमें से मेरा 200 हो रहा है, ये 20,000 वोल्ट वाली वायर है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सी वाली वायर ऐसी होगी जिसमें पावर वेस्टेज जो है वो ज्यादा होगा, जिसमें पावर वेस्टेज आपका कम होगा। ज्यादा बोले या कम बोले एक ही बात है, अगर एक में कम होगा तो ऑब्वियस ही बात है दूसरे वाले में ज्यादा हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे जो गिवन है उसके हिसाब से आप देख लीजिए। पहले आपको दिया हुआ क्या है, उन्होंने सोल्यूशन की बात करते हैं। दोनों पार्ट्स को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। ये 100 MW दिया हुआ है, मेगा मीन्स होता है 10 raised to the power 6 वॉट, यानी कि टोटल हो गया है 10 raised to the power 8 वॉट की बात कर देंगे। 6 और 2 8 हो गया है। अब फर्स्ट केस की बात करते हैं। V1 मैं इसको बोल देता हूं। देखिए, V1 जो वोल्टेज है बच्चों वो है 20,000 वोल्ट। V1 आपको कितना गिवन है, 20,000 वोल्ट गिवन है। ठीक है, अब आपके पास ये तो पावर जो आपके पास वोल्ट, इसके लिए पावर आपको दिया है कितना है, 1000 मेगावाट है। ठीक है, ये तो इतने पावर, ये तो सब सोर्स की पावर आपको दे रखी है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, आपको पता है फॉर्मूला P इज इक्वल टू VI होता है। P इज इक्वल टू आपके पास VI होता है। अब यहाँ पे मैंने V1 ले लिया, करंट यहाँ पे सपोज फर्स्ट केस में I1 ले लेता हूँ, तो I1 कितना हो जाएगा, P अपॉन V1। ठीक है, P कितना है आपका, ये 10 raised to the power 8 है और V1 है आपका 20,000। मैं इसको क्या कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है। और यहाँ पे इस तरीके से लिख दीजिए इसको। ठीक है, ये आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका 10,000 अपॉन 2। ठीक है, यानी कि 5,000 एम्पियर। जो आपकी करंट इसमें से फ्लो करने वाली है वो 5,000 एम्पियर का करंट फ्लो करने वाला है। तो अगर फर्स्ट केस की बात करते हैं, तो फर्स्ट केस के अंदर अगर आप पावर की बात करते हैं, आपने ये निकाल दिया, तो आप ये समझ के चलिए कि अगर आप ये पावर सोर्स की बात कर रहे हैं, इस पावर सोर्स से आपने इस जगह तक करंट फ्लो करानी है किसी वायर से और आपने उसमें 20,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना है, या 20,000 वोल्ट पर ट्रांसमिशन करवाना है। तो उस केस में जो करंट यहाँ फ्लो होगी वो होगी 5,000 एम्पियर की। 5,000 एम्पियर की करंट हो गया आपका 5,000 एम्पियर, और जो वोल्टेज है वो आपका है 20,000 वोल्ट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चों, यहां से अगर हम देखें, मान लीजिए जो वायर है, वायर का रेजिस्टेंस आपका कैपिटल आर है। वायर जो आपका वायर का रेजिस्टेंस हो गया वो हमने ले लिया है कैपिटल आर। तो आपके पास जो पावर डिसिपेशन होगा इस फर्स्ट केस के अंदर, मैं यहाँ पे लिख देता हूं पावर डिसिपेशन।
डिसिपेशन वो क्या होगा, देखो P1 से मैंने उसको डिनोट कर दिया। P इज इक्वल टू आपके पास I स्क्वायर R फॉर्मूला होता है। तो फर्स्ट केस के अंदर जो करंट है वो I1 है, तो I1 स्क्वायर R हो जाएगा। और I1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 5000 स्क्वायर, और यहाँ पे R1। चलिए स्क्वायर हम बाद में उसका कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में भी देखो वही सेम सोर्स है। फिर आप कहते हैं कि आपके पास V2 जो सेकंड केस में है वो सिर्फ 200 वोल्ट है, ठीक है। फिर P इज इक्वल टू V1 I1 जो था वो कितना हो जाएगा V2 I2 हो जाएगा। तो I2 निकालेंगे आप, यहाँ पे आपका V2 हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 200 आ जाएगा। अब 200 आएगा तो आपके सिर्फ 2 जीरो कैंसिल आउट होने वाले हैं। तो यहाँ कितने बच जाएंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6, कितने हैं ये देखिए आपके 4 हैं, और आपको 2 और बढ़ा देना है, ठीक है। तो आपके पास जो करंट होगा वो कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 जीरो आ जाएंगे। कितना एम्पियर का करंट फ्लो करेगा इस केस में। तो जो P2 होगा आपका, ये I2 निकल के आ गया है, P2 होगा आपका I स्क्वायर R। तो क्या हो जाएगा, देखो ऑब्वियस सी बात है, इसका स्क्वायर इंटू R हो जाएगा। अब आप जरा P1 और P2 को देख लीजिए और खुद से कंपेयर कर लो कौन बड़ा है। तो साफ साफ आपको दिख रहा है कौन बड़ा है, P2 इज ग्रेटर देन P1। तो इसका मतलब पावर लॉस कहाँ ज्यादा हो रहा है, आप यहाँ पे देखते हैं। इन दोनों कंडीशंस को आप अगर देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, आपके पास P1 ये है और P2 ये है। तो P2 आपका ग्रेटर देन है किससे, P1 से, ठीक है। अब आपने क्या किया, सेम वायर आपको दी गई है। आप सोचिए जरा कि आपने, आपके पास सेम वायर से उनसे करंट फ्लो करवाना है और सेम डिस्टेंस तक आपको फ्लो करवाना है। लेकिन अगर उसमें आप वोल्टेज अलग अलग रखते हैं, एक में आप 200 रखते हैं, एक में 20,000 वोल्ट रखते हैं, तो दोनों अलग अलग वोल्टेज रखने की वजह से आपके पास क्या होने वाला है बच्चों, जो आपके पास पावर डिसिपेशन है वो उस वायर में ज्यादा हो रहा है जिसमें वोल्टेज आपकी कम है। आप सेकंड केस की बात कर रहे हैं, सेकंड केस में हमने P2 निकाला था, तो P2 वाली जो पावर है वो आपकी ज्यादा है और P1 वाली कम है। तो इसका मतलब हो गया कि इस केस में जो पावर डिसिपेशन है P1 फर्स्ट वाले केस में, जिसमें से 20,000 वोल्ट का फ्लो करना है, उसमें से करंट को फ्लो करवाना कंपैरेटिवली ज्यादा आसान रहेगा। तो इस टाइप का आपको क्वेश्चंस बहुत इजीली पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए एक टेबल हम लोग बनाते हैं, टेबल के फॉर्म में ही हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उस टेबल से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। चलिए मैंने इसको ए और बी कह दिया, हालांकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इधर ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट लिया हुआ है हमने, और दूसरा जो हमारा वायर है वो हमारे पास है नाइक्रोम, ठीक है, नाइक्रोम, ये एलॉय है, ठीक है। 2 एलॉय है, इनका डिस्क्रिप्शन उसने हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्या क्या गिवन है देखिए, इसकी लेंथ गिवन है, नेक्स्ट सेक्शन में ब्रेथ गिवन है, ठीक है, थिकनेस गिवन है, ये आपके पास mm में है मिलीमीटर, और ये भी आपके मिलीमीटर है। इधर आपका रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट गिवन है, ठीक है, थिकनेस, ये सारी की सारी चीजें आपके पास मिलीमीटर में है। टेम्परेचर कोफिशिएंट जो आपका दिया हुआ है ये आपका नेग्लिजिबल है, इधर भी आपने इसको नेग्लिजिबल ले लेना है। और ये सारे के सारे डिस्क्रिप्शंस आपके उसने आपको मिलीमीटर में दिए हुए हैं। इसकी वैल्यू है 8.456, ठीक है। जो इसकी लेंथ है 8.456 है, फिर थे आपकी 1.0, तो मिलीमीटर में डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। जो भी वैल्यू आपकी गिवन है आप उसको कंसीडर करेंगे मिलीमीटर में। ये आपके पास कांस्टेंट वायर की वैल्यूज दी हैं। ये देखिए, ये भी आपके, ये वाली वैल्यूज भी आपके मिलीमीटर में, इसकी लेंथ भी मिलीमीटर में आपको गिवन रहेंगी, और ये इसकी थिकनेस हो गई। तो 2 वायर हैं, और जो रेजिस्टिविटी है ये आपको इस तरीके से दी गई है, दोनों की रेजिस्टिविटी। इसकी 10⁻⁻⁷, इसकी 10⁻⁻⁶।
एग्जैक्टली मैं वो क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो बिल्कुल एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो यहाँ पे एनसी हम कुछ डिस्क्रिप्शन और रखते क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं एग्जैक्टली वही वैल्यू लेना चाह रहा हूँ जो आपकी एनसीईआरटी में वैल्यूज हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है। दो मटेरियल है, एक कांस्टेंट का बना हुआ है, एक नाइक्रोम का, उनकी लेंथ ब्रेथ और थिकनेस वगैरह दी हुई है। अब इसमें से आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो फॉर अ फिक्स्ड वोल्टेज सप्लाई, फॉर अ constant voltage supply, which ribbon has more power production। आपको कह रहा है कि अगर आपको इसको एक कांस्टेंट पावर सप्लाई हम प्रोवाइड कर देते हैं, क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है आप उसको समझना, फिर इसको सॉल्व करेंगे। कांस्टेंट पावर सप्लाई करेंगे तो इन दोनों रिबन में जो कांस्टेंट और नाइक्रोम है आपके पास दो हैं, इनमें से कौन सा वाला ऐसा होगा जो आपके पास हैज मोर पावर प्रोडक्शन, जिसके पास जो पावर की वैल्यू है ज्यादा होगी। अब आपको दिया गया है कांस्टेंट वोल्टेज दिया है, तो आप ऐसा सोच लीजिए, अब इसमें दिमाग लगाओ। पहले तो पावर के फॉर्मूले क्या है, आप पावर का P इक्वल टू VI बोलोगे, तो दोनों केस में V तो उसने सेम रख दिया है, लेकिन आप I की बात करोगे, क्या आपके पास कुछ ऐसा है यहाँ पे जिससे आप I को फाइंड आउट कर सकते हैं? तो आपको दिमाग लगाना है, तो आपको लगेगा कि यार I फाइंड आउट करना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि I लाइक कोई ऐसी वैल्यू दी नहीं है, चार्ज दिया होता, कुछ और दे रहा होता तो मैं निकाल देता। ये डिस्क्रिप्शन दिए है रजिस्टिविटी के, तो रजिस्टिविटी वगैरह के जो डिस्क्रिप्शन से हम लोग रेजिस्टेंस जरूर निकाल सकते हैं। तो रेजिस्टेंस कैसे, आपने फॉर्मूला पढ़ा था, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ाया था कि आपको इंटरलिंकिंग आनी चाहिए, एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले को जोड़ना आना चाहिए और एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर के टॉपिक भी जोड़ने आने चाहिए। तो आप अभी यहाँ पे सोचिए कि पावर का फॉर्मूला आपने कहा इसके सोल्यूशन में P इक्वल टू VI, काम तो चलना नहीं है, I की बात तो होगी, लेकिन मुझे लगता है कि I को अगर मैं V अपॉन R लिख दूं तो ये V स्क्वायर अपॉन R हो जाएगा। और अगर फिर मैं इनका क्या निकाल देने वाला हूं, दोनों केस में A और B दोनों केसेस में अगर मैं रेजिस्टेंस निकाल दूंगा तो फिर मेरा काम बन जाएगा। अब बच्चे सोचेंगे रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, तो आपको फॉर्मूला पता है, R इज इक्वल टू क्या होता था, रो L अपॉन A। ठीक है, बस अब आपने करना क्या है, इसका R निकाल देना है, इसके लिए RA बोल देंगे मान लीजिए, ठीक है, इसके लिए हम लोग RB बोल देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग PA और PB इसका निकाल सकते हैं, क्योंकि B तो सेम रखना है। यहाँ पे आप इस वायर के लिए निकालोगे तो यहाँ पे RA आ जाएगा, इसके लिए निकालोगे तो यहाँ पे RB आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, फिर हम इसका कंपैरिजन कर लेंगे बहुत आसानी के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसके सॉल्यूशन में हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम सीधे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका मैथमेटिकल पार्ट यहाँ ध्यान देते हैं, तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, इसको हटा देता हूँ। अब आपने मान लीजिए बच्चों, आपने डिसाइड किया कि हमें RA निकालना है, तो रो A LA अपॉन AA, ठीक है, एरिया ऑफ A लिख दिया। रो A की वैल्यू आपके पास है, एरिया क्या होता है आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ की बात कर लेते हैं। रो A कितना है आपके पास, 4.9 इंटू 10⁻⁻7, और LA इस वायर की लेंथ कितनी है, 8.456 इंटू 10⁻⁻3। अब थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा, कैलकुलेशन बहुत लेंथी नहीं कर सकते हम लोग, तो लेंथ मिलीमीटर में दिया, उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 10⁻⁻3 हो गया। अपॉन एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो देखिए इसकी लेंथ ये है और ब्रेथ आपकी कितनी दी है उन्होंने, 1 मिलीमीटर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8.456 इंटू 10⁻⁻3 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻3, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा आपका, ये भी कैंसिल हो गया, देखिए पावर यहाँ से, तो 4.9 इंटू 10⁻⁻4 4.9 इंटू 10⁻⁻, अच्छा सॉरी थोड़ा सा कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई। ये लेंथ है ना, यहाँ पे आपको जो उसकी ऐसे वायर होगी ना, इस तरीके से वायर होगी, मैं थोड़ा सा ध्यान कहीं और चला गया था पढ़ाते वक्त, इस वजह से थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, ठीक है। इसको सही कर देते हैं अभी 1 मिनट में। देखो बच्चों, इस टाइप की वायर होगी ना,
इसकी लेंथ ये हो गई, कभी मैं सोचूं सब कैंसिल आउट हो गए तो कैसा जाएगा, ये लेंथ हो गया, तो ये आपकी ब्रेथ होगी और ये थिकनेस हो गई मान लीजिए, ठीक है। तो एरिया तो इस पोर्शन का निकाल देना, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है आपका, ये तो लेंथ है, मेरा थोड़ा सा ध्यान उतर गया, मैं सिर्फ लेंथ एंड वो लिखने लग गया यहाँ पे। तो एक ब्रेथ दी हुई है, एक थिकनेस दी हुई है उसकी, तो यहाँ पे ब्रेथ और थिकनेस आएंगी आपकी, ये थोड़ा सा हमने गड़बड़ कर दिया है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, एक लाइन आपको लिखनी पड़ेगी शॉर्ट, कोई दिक्कत नहीं है, रो ए एल ए अपॉन यहाँ पे लिख देना ब्रेथ इनटू थिकनेस आपको करनी पड़ेगी, इनटू क्या करना पड़ेगा, थिकनेस। तो अब कैलकुलेशन आपकी सही हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा कंजस्टेड हो रही है, तो इसलिए हम लोग यहाँ लिख देते हैं। रो ए की वैल्यू कितनी है 4.9 इंटू 10⁻⁻7, एल ए की वैल्यू कितनी है, लेंथ इसकी 8.456 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर में था, और आपके पास ये 1 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, और ये 0.03 इंटू 10⁻³ ये पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ भी कैंसिल कर दो, सिर्फ 4 इसका बच जाएगा यहाँ पे क्या 4.9 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 8.456, और यहाँ बच जाएगा आपका 3 बाई, इसको अगर आप बात करते हो तो 3/100 बच जाएगा, और यहाँ पे 10⁻⁻4 बच गई, ठीक है। अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे 3 से, ये 10⁻² ऊपर चला जाएगा। तो आप ये कैलकुलेशन वाला पार्ट खुद से भी कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं करेगा। इसको सॉल्व करोगे तो 138.1 ओम, इसको 3 से, इनको मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करेंगे, और ये 10⁻² ऊपर चला जाएगा, तो कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली जो रेजिस्टेंस आता है वो आता है 138.1 ओम, ठीक है। कैलकुलेशन का पार्ट आपने खुद से करना है। अब आपने बोला था जो वोल्टेज सप्लाई है वो सेम है, अब वोल्टेज सप्लाई सेम है तो बच्चों क्या होगा, देखिए अब यहाँ पे पावर P = V²/R अभी पढ़ा था हमने, पी ए निकाल लें, तो यहाँ पे हम लोग आर ए लिख देंगे, तो पी ए कितना हो जाएगा हमारा V²/R ए, आर ए की वैल्यू कितनी है 138.1 ओम है। अगर किसी बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन है तो वो ये देख लीजिए कि उन्होंने शुरू क्वेश्चन में ही बोला था कि सेम वोल्टेज सप्लाई से दोनों को जोड़ा, तो दोनों के लिए हमने वोल्टेज सप्लाई वी रखनी है, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब जाते हैं इस पार्ट पे, अब बी वाले के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे आर बी आ जाएगा आपका, यहाँ पे भी बी आ जाएगा, सब समझ रहे हैं, इधर बी आ जाएगा, सेम चीज रहेगी बच्चों, एक ही जगह आपका यहाँ पे फिर आप लोग बी नोट करने वाले हैं। बी वाले की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, उसको रखोगे और फिर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। बी वाले की आप लोग यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, इसकी वैल्यू है 1.1 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। रो की वैल्यू लिख दी, एल बी लेंथ कितनी है इसकी 4.235 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, अपॉन ब्रेथ इंटू थिकनेस कितनी है इसकी, देखिए 2 इंटू 10⁻⁻, और यहाँ पे 0.06 इंटू 10⁻⁻3 कैंसिल हो गया। फिर से सेम टाइप की कैलकुलेशन बन जाएगी आपकी, आप पॉइंट हटा करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या सिंपल मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर लेंगे। तो इसको आप अगर चाहें तो मैं एक आध स्टेप और सॉल्व कर देता हूँ, 235 रह जाएगा इंटू 10⁻, यहाँ कितना हो जाएगा देखो, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 10⁻⁻3, ठीक है। इसको आप 2 इंटू 6/100 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर चला जाएगा। फिर अब इसको, इनको मल्टीप्लाई करो और इससे डिवाइड कर दो 12 से, तो आपका ये अराउंड सॉल्व करके आ जाता है 38.8 ओम। कैलकुलेशन करने में टाइम क्या खराब करूं, 38.8 ओम के आसपास आ जाएगा। तो अब फिर ऐसी पीबी, ये आपका क्या निकल के आ गया आरपी। अब यहाँ पे आप पीबी निकालने जाएंगे तो V²/RB में जाएंगे, V²/RB। तो बच्चों V²/RB जब आप करोगे तो RB कितना है आपका, तो V²/38.8 है, ठीक है। ये तो वैल्यू आ गई। अब आपके पास दोनों में पावर दिख रही है आपको, ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों में जो ये डिनोमिनेटर है, इसका डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, इसका छोटा है, तो अपॉन का नंबर अगर बड़ा होता है तो वैल्यू छोटी होती है, अपॉन का नंबर अगर छोटा है तो वैल्यू बड़ी होगी। तो यहाँ 38.8 है, तो ऑब्वियस सी बात है पीबी जो होगा वो पीए से क्या होगा आपका, बड़ा होगा। तो आप यहाँ से सीधे सीधे लिख सकते हैं, अगर यहाँ लिखना चाहें आप तो लिख देंगे पीबी इज ग्रेटर देन पीए। तो जो बी वाली वायर है, बी वाली वायर किसकी, नाइक्रोम की जो वायर है, उसके अंदर नाइक्रोम रिबन के पास जो होगा हीट का प्रोडक्शन जो है, जो हीट का प्रोडक्शन है वो ज्यादा होगा,
ठीक है, क्योंकि उसका जो रेजिस्टेंस है वो लो है, लो रेजिस्टेंस होने की वजह से वहाँ पे वैल्यू उसकी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके का आपका एक क्वेश्चन था जो आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो करना क्या है, आपके पास जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो बहुत अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल आपके साथ जुड़ते जाएंगे। उन न्यूमेरिकलों को करने का फ़ायदा क्या होता है कि समटाइम वी थिंक कि इनको स्किप कर देने चाहिए थ्योरेटिकल, बट लेकिन नहीं, आपकी थ्योरी तभी स्ट्रांग होगी, क्वेश्चन वो किसी भी लेवल में जाके कहीं भी कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा आप उसको सॉल्व कर देंगे। कैसे? सिर्फ एक कंडीशन में सॉल्व कर पाएंगे, अगर आप क्वेश्चन को बहुत डिटेल में, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, जितना उस पर दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं क्वेश्चंस पे, उतना ही आपका टॉपिक फिर धीरे धीरे क्लियर होता जाता है और टॉपिक आपका मजबूत बनते जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे देख रहे हैं एक रजिस्टिविटी का क्वेश्चन भी हमारा रिवाइज हो गया। अगर आप देख रहे हैं कि रजिस्टिविटी में भी, अगर ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन यहाँ पे दिया जाए, रजिस्टिविटी वाले में सेम टेबल बना के आपको रेजिस्टेंस निकालने के लिए दे सकता है। तो हम लेटर ऑन पार्ट अभी जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें प्रीवियस भी 2-2 3-3 हमारे क्वेश्चन होते जा रहे हैं। हर क्वेश्चन के अंदर एक छोटा बेबी क्वेश्चन पुराना बचा हुआ है, तो वो भी हम लोग कर रहे हैं। एक क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, फिर से वही वाली बात, इतना लंबा चौड़ा हम लिखेंगे नहीं। एक हीटर कॉइल है, उसको हमने 100 वॉट और 200 वोल्ट से डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, a heater coil is rated at 100 watt and 200 volt. It is cut into two identical parts. हीटर कॉइल आपने देखी होगी, एक हीटर कॉइल है। ठीक है, उस पर उन्होंने ये डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है क्या, 100 वॉट और 200 वोल्ट का। उसको हमने क्या कर दिया है, दो आइडेंटिकल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है। अब जो दो आइडेंटिकल पार्ट लगाए हैं, दोनों को हमने पैरेलल में एक वोल्टेज सोर्स से लगा दिया जिसका वोल्टेज 200 है। ठीक है, नाउ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ सोर्स ऑफ 200 वोल्ट। हमने क्या किया, एक वायर ली जिसपे ये डिस्क्रिप्शन लिखा था, उसको ब्रेक किया, ब्रेक करके उसको हमने 200 वोल्ट की सप्लाई के साथ हमने उसको जोड़ दिया है। आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट एनर्जी लिबरेटेड पर सेकेंड एनर्जी लिबरेटेड पर सेकेंड थ्रू न्यू कॉम्बिनेशन। जो नया कॉम्बिनेशन बन रखा है, उस नए कॉम्बिनेशन से आपको एनर्जी लिबरेटेड निकालनी है पर सेकेंड। और सबको पता है बच्चों, जो एनर्जी लिबरेटेड पर सेकेंड होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोल देते हैं हम लोग। जो हमारे पास एनर्जी लिबरेटेड होती है उसको पावर बोलते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि 100 वॉट, और आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ वायर अगर मैं बोलता हूं, डिस्क्रिप्शन ऑफ वायर क्या डिस्क्रिप्शन है उसका, इसकी पावर डिफाइन है। कितनी पावर डिफाइन है, 100 वॉट। ठीक है, और उसकी जो वोल्टेज डिफाइंड है वो कितनी है, 200 वोल्ट। फिर मुझे पता है कि P इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है V²/R। इसकी मदद से मैं रेजिस्टेंस जरूर निकाल दूंगा। ठीक है, तो V² कितना हो गया, 200 इंटू 200/100। यानी कि जो वायर है, मुझे पता चल गया कि जो पूरी वायर है, उस पूरी वायर का रेजिस्टेंस 400 ओम है। तो जब भाई मैं उसको ब्रेक करूंगा तो क्या होगा, जो दोनों पार्ट आएंगे उन दोनों पार्ट्स का रेजिस्टेंस सेम होगा। ठीक है, तो आफ्टर ब्रेकिंग तोड़ने के बाद क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ बोथ द पार्ट्स विल बी इक्वल। कैसे इक्वल हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला था सेम पार्ट में हम उसको सेम बिल्कुल इक्वल ब्रेक कर रहे हैं। तो हम कह देते हैं सपोज इसको R1 और R2, कितना हो जाएगा, R/2, तो 400/2 यानी कि 200 ओम। फिर उसने क्या कहा था, उसको दो पार्ट में ब्रेक करने के बाद उन्हें पैरेलल में जोड़ा जाता है 200 वोल्ट के सोर्स के साथ। तो अब इसको जो हम इसने बोला हुआ है हमें उसको स्ट्रक्चर बना के दिखा देते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन मेरे दिमाग में है ही, उसको फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, आपने कॉपी में लिखा होगा। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब उन्होंने हमसे बोला कि भाई ये दोनों वायर्स इसको ब्रेक, इस तरीके से ब्रेक करने के बाद इस तरीके से एक सोर्स से लगा दो, 200 वोल्ट के सोर्स से लगा दो। तो ये मेरे पास R1 हो गया और ये मेरे पास R2 हो गया।
अब कॉम्बिनेशन के अंदर जो पावर लिबरेटेड पर सेकेंड है वो निकाल, मतलब एनर्जी लिबरेटेड पर सेकेंड। एनर्जी लिबरेटेड पर सेकेंड आपको निकालनी है, यानी कि पावर होगी। पावर अभी आपने पढ़ा था, देखो v² था, ठीक है। तो सोचोगे कि यार v² से मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या कहता हूं, जो पी डैश मैंने कहा कॉम्बिनेशन में जो पावर लिबरेटेड एनर्जी लिबरेटेड पर सेकेंड है पी डैश और रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन का आर डैश है, ठीक है। तो आप एक लाइन लिख सकते हैं, अगर लॉन्ग टाइम के लिए नोट्स को रखना चाहें पेपर के टाइम में तुरंत आप चाहते हैं कि आपको याद रह जाए, तो आप लिख दीजिए लेट दी एनर्जी liberated per second, that is power of the combination is p dash and combination p dash and the resistance is r dash, then p dash is equal to v² r dash। अब चाहे तो इसको भी v dash लिख सकते हैं, ठीक है। हालांकि उसने वही सोर्स दिया हुआ, लेकिन मैं फिर भी उसको v dash लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं डिफाइन करने वाला हूँ। भाई मैंने कहा कि मेरे पास v dash तो 200 वोल्ट है और R1 एंड R2 आर इन पैरेलल। तो पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस क्या होता है, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/200 प्लस 1/200, तो ये 2/200 हो जाएगा, यानी कि 1/100। तो आर कितना हो जाएगा आपका 100 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो पावर कितना हो जाएगा, पी डैश इज इक्वल टू वी डैश स्क्वायर अपॉन आर की बात हम कर रहे थे, आर डैश, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 200 इंटू 200 अपॉन 100, तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, यानी कि 400 वॉट। तो आप सोचिए कि इस तरीके की कॉम्बिनेशन में जो पावर है वो 400 वॉट है, ठीक है। अब वॉट क्या होता है तुमको सबको पता है, हमें पता है, ये होता है 400 जूल पर सेकंड बोल देंगे, दैट इज 400 जूल एनर्जी इज लिबरेटेड पर सेकेंड। लिबरेटेड पूछा जो था ना, वही तो आंसर दोगे उसको। तो उसने पूछा था कितनी एनर्जी पर सेकंड, तो हमने कहा पावर निकाल दी, पावर 400 वॉट आ रही है, तो इसका मतलब 400 जूल पर सेकंड वो एनर्जी को लिबरेट कर रहा है। इस तरीके का क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लें, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन, टू हीटर्स, क्वेश्चन हमारे पास दिया है, टू हीटर्स आर मार्क्ड 200 वोल्ट 300 वॉट, ठीक है। दो हीटर है जिसमें से एक का डिस्क्रिप्शन 200 वोल्ट एंड 300 वॉट है और दूसरा वाला है 200 वोल्ट और 600 वॉट, ठीक है। हमारे पास हम बोल सकते हैं वी हैव टू हीटर्स, दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ टू हीटर्स, ठीक है। इनको हमने क्या किया हुआ है, इन दोनों को हमने लेकर के सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया है एक 200 वोल्ट की डीसी सप्लाई के साथ, कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ 200 वोल्ट डीसी सप्लाई हमने दोनों को जोड़ा है और दोनों को जोड़ने के बाद दोनों को हमने 200 वोल्ट की डीसी सप्लाई के साथ लगा दिया है। अब क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा वाला जो हीटर है वो विच हीटर विल प्रोड्यूस मोर हीट, कौन सा वाला हीटर आपका ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। विच हीटर विल प्रोड्यूस मोर हीट, ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम इसको ऐसे बना लेते हैं, देखो सर्किट उसने बोला है 200 वोल्ट की बैटरी है और ये आपका एक हीटर हो गया, ये बच्चों आपका दूसरा हीटर हो गया। इन दोनों को हमने इस तरीके से एक बैटरी से लगा रखा है, बैटरी का जो डिस्क्रिप्शन है वो है 200 वोल्ट और यहाँ पे आपका 300 वॉट है, 600 वॉट है और ठीक है।
तो अगर आप सोचिए आपको उसने अब आपको बोल रखा है कि दोनों को उसने सीरीज में लगाया जा सकता है, तो पहले मैं क्यों ना एक काम कर लूं कि इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस मैं देख लेता हूं, और दोनों के लिए जो वोल्टेज का डिस्क्रिप्शन दिया है 200 वोल्ट है और इसके लिए भी मेरा 200 वोल्ट है। तो मुझे पता है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। तो भाई आर कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन पी। तो R1 निकालना है मुझे, तो इस वाले के लिए देखो, इसके लिए वोल्टेज कितनी है 200 इंटू 200, ठीक है, V और अपॉन P। तो आपके पास ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 400 अपॉन 3 ओम। इसी तरीके से आप R2 निकालोगे तो R2 वाले के लिए कितना है, देखो 200 इंटू 200, वोल्टेज सेम है, अपॉन 600, यानी कि 200/3 ओम। अब देखिए इन दोनों रेजिस्टर्स का आपको रेजिस्टेंस पता चल गया, और अब ये दोनों के दोनों जुड़े कैसे हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो आप सीरीज कॉम्बिनेशन में इनका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो R इज इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2। कैसे किया, क्योंकि दोनों के दोनों आपस में सीरीज में लगे हुए, और सीरीज का फॉर्मूला ये होता है। तो क्या किया हमने, देखो 400/3 प्लस 200/3, तो ये हो जाएगा 600/3, यानी कि 200 ओम। तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 200 ओम है। अब यहाँ ध्यान से समझिए, 200 वोल्ट की सप्लाई है, 200 ओम का करंट, 200 ओम का रेजिस्टेंस है, तो करंट कितना होगा, तो आप सिंपल फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, P इज इक्वल टू वी आई। आपको अच्छा उससे नहीं निकलेगा, अब इसको निकाल सकते हैं R वाले फॉर्मूले से, क्योंकि वोल्टेज गिवन है और आपके पास रेजिस्टेंस गिवन है ना, तो V इज इक्वल टू आई आर से निकाल सकते हैं सिंपली। इतना परेशान क्या होना है। तो देखिए पावर चल रहा है तो दिमाग में लग रहा है कि हर जगह पावर का ही फॉर्मूला लगाना है। तो ये देखिए V इज इक्वल टू आई आर होता है, V दिया है और बच्चों R आपने निकाल दिया, तो V कितना है 200 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना निकाल दिया आपने 200, यानी कि 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में से। इस सिचुएशन में 1 एम्पियर का करंट फ्लो होने वाला है। अब अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं करंट मैंने 1 एम्पियर निकाल दिया थ्रू आउट दिस सर्किट, तो फिर मैं अब क्या करने वाला हूं, मुझे पूछा गया था कि कौन सा वाला ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, तो मैं पावर की बात कर रहा हूँ कि हीट एनर्जी मींस पावर की बात करते हैं। तो पावर निकालेंगे दोनों के लिए, तो देखो करंट कितना है 1 एम्पियर है, ठीक है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका कितना है, इसका 400/3 था, इसका 400/3 ओम था और इसका 200/3 ओम था। तो यहाँ पे पावर P1 फर्स्ट वाले के अंदर पावर जो होगी I स्क्वायर R होता है ना बच्चों, तो I तो सेम रहेगी, दोनों सीरीज में है यहाँ, लेकिन R1 ले लेते हैं। तो 1 स्क्वायर इंटू 400/3, यानी कि 400/3 वॉट। और यहाँ पे P2 आप सेम निकालोगे तो I स्क्वायर R2, तो 1 स्क्वायर इंटू 200/3 इंटू 200/3। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि एक में से 400/3 वॉट आ रही है और दूसरे में से आपके पास 200/3 आ रही है, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करते हैं जरा सा, हालांकि वैसे डायरेक्ट ही दिख रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है, फिर भी चलिए इसको हम सॉल्व भी करके दिखा सकते हैं। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो P1/P2 इज इक्वल टू 2, तो P1 इज इक्वल टू 2P1। इसका मतलब जो हो गया, पावर है किसकी पावर, जो पहले वाले हीटर की पावर है वो दूसरे वाले हीटर की पावर से 2 गुनी ज्यादा है, यानी कि ये वाला जो डिस्क्रिप्शन है 300 वॉट और ये वाला जो है, ये जो हीट प्रोडक्शन करेगा वो ज्यादा करेगा। समझ में आ गई बात, क्योंकि उसके अंदर जो लॉस होगा, हीट लॉस होगा, वो ज्यादा रह रहा होगा। कौन से वाले में, जो 600 कर रहा है, तो जो ज्यादा गर्म होगा, कौन सा वाला ज्यादा गर्म होने वाला है, पहला वाला हीटर, ठीक है। तो हमने इस तरीके से देखे, इसमें हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देख लिए हैं। तो अगर इस पे आपको कुछ बेस्ड और न्यूमेरिकल मिलते हैं तो यू कैन सॉल्व दैट। बेसिकली जो मोटे मोटे आइडिया पे ज़्यादातर न्यूमेरिकल होता है वो मैंने फिलहाल आपको करवा दिए हैं।